शहर से निकलकर खुले मैदान पर बने उस आलीशान हवेली की चकाचौंध दूर से ही जमरूश को मुतासिर करने लगी। बड़े बड़े तो आहनी गेट पर तैनात गार्ड्स ने गेट खोले तो शामिर साहब की गाड़ी अंदर दाखिल हुई। रात के इस पहर भी जगह जगह पिलर से लगे लाइट्स ने हवेली को रोशन किया हुआ था। नजर की दीद तक पहले सब्जे के बीच बनी उस सड़क नुमा राहदारी पर गाड़ियां रवां दवां थी। दाईं तरफ शाही घोड़ों का अस्तबल और बाईं तरफ कतार से खड़ी जदीद मॉडल गाड़ियां। अंदरूनी इमारत के करीब जाते जमरूश की नजरें और संगे मरमर से बनी जगमगाती ऊंची हवेली पर जम गई। हवेली उसकी सोच से भी ज्यादा बड़ी और ऊंची थी। फव्वारे की गिर घूमकर गाड़ी पोस्ट में जा रुकी तो जमरूश ने होश संभाले। सबसे पहले महावीर उतरा और तेजी से अंदर दाखिल हो गया। उसके लिए बहादुर खान दरवाजा खोल चुका था। महावीर की हरकत जमरूश को मशकूक कर रही थी। वह पुरसोच अंदाज में शामिर साहब के हमरा चलते अंदर दाखिल हुई। अम्मा बेगम, युशा, किहान, मुनज़्ज़ा और हमना सभी लाउंज में मौजूद थे। सिर्फ जोड़े में सजी नौजवान लड़की को शामिर साहब के साथ देखकर एक पल के लिए दीबा बेगम ठटकी थी। सबकी सवालिया नजरों को खुद पर महसूस करते देखकर शामिर साहब हाथ पीछे बांधे खनकारे। मैंने महावीर का निकाह करा दिया। ये उस फैमिली की नई मेंबर है, महावीर की बीवी जमरूश। शामिर साहब ने एलानिया सूरत में उसका तारुफ करवाया। सब अपनी जगह जामिद हो गए। ना कोई खुशी का इजहार कर सका न गम का। अम्मा बेगम के चेहरे पर पहले खौफ और फिर बेयकीनी थी और अब परेशानी के इजहार भी नुमाया थे। उन्होंने बोलने के लिए लब खोले पर शामिर साहब मुदाखलत करके, मुनज़्ज़ा, हमना, उसे महावीर के कमरे में ले जाओ। उन्होंने दोनों बहुओं को हिदायत दी। मुनज़्ज़ा और हमने एक दूसरे को देखकर आगे आई और जमरूश को साथ चलने का कहा। वो दुपट्टे का पहलू दान में दुबा संगे मरमर के फर्श पर एहतियात से चलती उनके साथ चल पड़ी। हर कदम पर उसे अनजाने खौफ ने घेर लिया था। उसका नसीब उसे इतने आलिशान नवाबों के खानदान की बहू बनाएगा ये उसके वहम गुमा में भी नहीं था। कहाँ से पकड़ कर लाए इसे? दीवा बेगम से मस्जिद सबर न हुआ, पकड़ कर नहीं लाया। पूरे शरई तरीके से महावीर के साथ निकाह करवा कर लाया हूँ। शकूर और बहादुर खान चश्मदीद गवाह हैं, मेरे गार्ड्स ऐने शाहिदीन हैं। शामिर साहब पर दीबा बेगम के गुस्से का कोई असर न हुआ। अम्मा बेगम और आगा साहब के मुबाहसे के दरमियान में बोलने की गलती ना युशा ने की और ना किहान ने। अलबत्ता युशा ने शकूर से आईब्रो झुकाकर तारीफ जरूर चाही, जिस पर वो सर को हम देकर मामले की तस्दीक कर गया। और आपने मुझसे पूछना तो दूर, मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा। क्या हूँ मैं आपके लिए? मेरे बेटे की जिंदगी का इतना बड़ा फैसला जानने का हक भी नहीं है मुझे। दीबा बेगम रो पड़ी। सब कुछ बहुत जल्दी हो गया, बताने का मौका नहीं मिला। शामिर साहब ने तरहम अमीज निगाहों से देखकर उन्हें दिलासा दिया। क्या उस लड़की को महावीर के बारे में पता है? उस सवाल पर दीबा बेगम ने शिकायती नजरों से उन्हें देखा। शामिर साहब की तासुरात सपाट हो गई। उसे महावीर के बारे में कुछ नहीं पता और बताने की जरूरत भी नहीं है। उनका लहजा सख्त होने लगा। क्या मतलब जरूरत नहीं है? अगर महावीर कमरे में गया और कोई हंगामा किया तो उसे मालूम होना चाहिए कि उसका शौहर ज़हनी तौर पर ठीक नहीं है। दीबा बेगम के वसवसे बढ़ने लगे। वो कुछ नहीं करेगा, मैंने उसे समझा दिया। शामिर साहब अपनी आवाज हमवार रखनी रुक फेर के। क्या समझाया? कि उसके लिए नया खिलौना लेकर आए हैं? कैसे इंसान है आप? कैसे बाप हैं आप? क्यों महावीर के कमजोर दिमाग पर इतना दबाव डाल रहे हैं? दीबा बेगम जताते हुए सर झटक कर सोफे पर बैठ गई। फिलहाल उसे कुछ बताने की जरूरत नहीं है, बाद में जो होगा देखा जाएगा। शामिर साहब ने फिल वक्त इतना ही जवाब देना मुनासिब समझा और लंबा सांस खारिज करके शकूर के साथ लॉन में निकल आए। शकूर उस टीपू उस्ताद को हवेली में बुला। आगे कला है अमल सोचते हुए अफक में देखने लगे। सरकार आप हुक्म करें तो उसे वही खत्म कर दो। शकूर ने वफादारी का सबूत देते हुए कहा, नहीं, उसके पास जमरूश की तस्वीरें हैं और अब वो उसे हवेली की बहू है। ध्यान दें उन तस्वीर का गलत इस्तेमाल ना हो। टीपू उस्ताद को सबकी भनक भी नहीं पड़नी चाहिए। शामिर साहब ने डटी आवाज में तरदीद की। शकूर सर को जंबिश देते अपने क्वार्टर की जानिब चला गया। जमरूश अपनी किस्मत पर अफसरदगी से हंकारा भरते पिछले 2 घंटे से उस आलीशान वसीअ और इस एसी की ठंडे कमरे की शाही आरामदाह पर बेड पर बैठी हर चीज का बगौर जायजा ले रही थी। हवेली का सबसे खूबसूरत कमरा महावीर का था, जहां आसाइश का हर सामान मौजूद था। कदावर खिड़कियों पर मखमल के पर्दे, उसके आगे 2 आरामदाह रॉकिंग सीट, दूसरी जानिब बड़ा सा वार्डरोब और ड्रेसिंग टेबल, दीवार पर बड़ी एसी,
छत से लटका फैंसी फानूस, ऐसा कमरा समरूश ने कहानियों में ही पढ़ा था और अब उसे ये सब ख्वाब किसी कैफियत लग रहा था। शादी की ऑफर उसने नवाब शाह मीर एहसानी को की थी, मगर किस्मत ने उसे उनके बेटे की दुल्हन बना दिया था। शाह मीर एहसानी के मुतालिक उसने थोड़ा बहुत सुन रखा था, मगर महावीर से वो मुकम्मल तौर पर अनजान थी। हर गुजरते पल के साथ उसकी धड़कन तेज हो जाती, घुटनों के बल बाजू हमाल किए वो बैठे बैठे ताक कर प्लेट नहीं लगी थी कि एक झटके से दरवाजा खुला और महावीर अंदर दाखिल हुआ। समरूश सहम कर कमर सीधी कर गई, वहीं महावीर भी ठिठक गया। उसे चंद लम्हे पहले हुई शादी भूल गए थे। एक अनजान वजूद को अपने कमरे में अपने बेड पर बैठे देखकर वो तैश में आने लगा। बचपन से आज तक जहाँ से तन्हाई का बसेरा था, वहाँ आज कुछ और सांसें गूंज रही थी। महावीर समरूश को नजरअंदाज करके वार्डरोब से अपने शबा ख्वाबी के कपड़े लिए ड्रेसिंग रूम में चला गया। समरूश आईब्रो मिलाए सोच में पड़ गई थी। शायद नवाब साहब ने जबरदस्ती मुझसे निकाह करवाया, इसीलिए इस तरह इग्नोर करे हैं, समरूश ने रहमदिली से सोचा था। कुछ मिनट बाद ड्रेसिंग रूम का दरवाजा खोला तो उसने झट से सर झुका लिया। महावीर ब्लैक ट्राउजर और हाकी टी शर्ट पहने गर्दन तक आते बालों को पीछे करके उसी सिमत आ रहा था। समरूश की धड़कन तेज होने लगी। उसने थूक निकल कर हलक तर्क किया था। महावीर उसके रूबरू बैठ गया। ये नया जज्बा था अपने वालिदैन और भाई भाभीियों को सवाजी बंधन में देख रखा था, मगर कभी उसके सामने भी कोई मुखालिफ जिन्स बैठी होगी ये उसने कभी सोचा नहीं था। अब उस नए एहसास को समझने में उसे वक्त दरकार था, इसलिए वो फी वक्त समरूश के लिए किसी भी जज्बात में एहसास से आ रही था। वो खामोशी से मुजस्मा बनी बैठी महावीर की नजरों की हिद्दत महसूस करते झिझक रही थी कि अपने हाथ पर एक मजबूत लम्स महसूस करते हुए वो कांप उठी। महावीर ने उसकी कलाई थामी और उससे एक झटके से खींचकर बेड से खड़ा करके गिरा दिया। आह! समरूश उस अचानक हमले के लिए तैयार न थी। लड़खड़ाते हुए उसकी चीख निकल गई। झटका इतना जोरदार था कि समरूश घूम कर रह गई। फर्श पर गिरी पड़े, दिल पर हाथ रखे वो तेज से सांस लेते, खुद को कंपोज करते हुए महावीर को देख रही थी। वो उसे बेड पर से हटाकर बेडशीट के उस हिस्से की शिकन सही करता सोने लेट गया। समरूश सहमी अंदाज में खड़ी होकर दूर होते सोफे के पास फर्श पर बैठने चली गई। महावीर की उस हरकत की वजह समझ नहीं आई थी, पर अब तक वो महावीर से बात करने की हिम्मत नहीं कर पाई थी। समरूश की सुबह आंख खुली तो वो उसी सुर्ख जोड़े में फर्श पर सोई हुई थी। वह एक झटके से उठ बैठी और अपना हुलिया दुरुस्त किया तो देखा कि बेड खाली है। महावीर वहां नहीं था। रात का वाकया याद करके उससे झुरझुरी से ली थी। उससे 1 घंटे बाद फ्रेश होकर अम्मा के दिए पुराने बैग में से दूसरा ड्रेस निकाल कर चेंज किया और कमरे से बाहर आ गई। कल रात वो हवेली को ठीक से देख नहीं पाई थी। अब एक एक चीज को सराहती नजरों से देखती वो सीढ़ियां उतर कर नीचे आई। डाइनिंग एरिया में इश्तहा अंगेज नाश्ते की खुशबू फैली हुई थी। समरूश कल रात से भूखी प्यासी थी। निकाह के तकरीब में वो ठीक से खा नहीं सकी। उस वक्त उन लजीज पकवानों की खुशबू से उसकी भूख मजीद बढ़ गई। सेंट्रल टेबल की साइड से घूमकर वो लॉन्च के बीचों बीच खड़ी होकर बरामदे से बाहर लॉन में झांकने लगी, जहां हस्बे मामूल महावीर अपनी तलवार से करतब दिखा रहा था। इस वक्त वो शर्टलेस था और सुबह की महकती धूप में कसरती बॉडी का तासुर ज्यादा हो रहा था। प्यार से हट जाने को नहीं बोल सकते थे। पहली ही रात बेड से गिराने की क्या जरूरत थी। दिल ही दिल में उसने महावीर से गिला किया था। वो यूं ही सोचों में गुम थी जब अपने अकब में रौबदार आवाज सुनी। समरूश! शामिर साहब उसके ऐन पीछे सीने पर हाथ बांधे खड़े थे। अस्सलाम वालेकुम नवाब साहब। समरूश हड़बड़ाकर पलटी और सर झुकाए सलाम किया। तेजी से मुड़ने पर उसके सर से दुपट्टा फिसलकर कंधों पर आ गया। वालेकुम अस्सलाम। और मेरे बेटे बहू मुझे आका साहब बुलाते हैं। आज से तुम्हारे लिए भी मेरा यही नाम और रुतबा है। शामिर साहब की बात पर समरूश ने सर अस्पात में हिला। ये आपकी सास है, महावीर की अम्मा बेगम। उन्होंने अपने साथ खड़ी दीबा बेगम की जानिब मुतवज्जह किया। समरूश ने पलके उठाकर दरमियाना कद काट की खूबसूरत और बावकार खातून को देखा। उनमें नवाब शाह मीर एहसानी की बेगम होने की सारी खसूसियात मौजूद थी। उसे उन पर रश्क सा आया था। बेगम, उसके लिए हमारे हैसियत के मुताबिक कपड़े और ज्वेलरी का इंतजाम करवाएं और हमारे रहन सहन के बारे में भी बता देना। समझदार बच्चे जल्दी सीख जाएगी। और हाँ, हवेली भी दिखा देना। शामिर साहब बीवी को हदायत देते समरूश के सर पर हाथ रखकर आगे बढ़ के अम्मा बेगम सपाट तासुरात बने उसके करीब है। हमारे खानदान में ससुर के सामने सर ढक कर रखते हैं, वरना ये बेअदबी समझी जाती है। अम्मा बेगम मुस्कुराते हुए तंज़ीह लफ्जों में समझाते समरूश का दुपट्टा उसके सर पर सेट करने लगे। उसे दुपट्टा सर पर ना होने का एहसास हुआ तो खुद भी शर्मसार होते लब भींच लिए। पहले चलकर नाश्ता कर लो, फिर हवेली देख लेना।
अम्मा बेगम हुक्म देते डाइनिंग टेबल की जानिब बढ़ गई। समरूश ने कदम बढ़ाते हुए गर्दन मोड़कर लॉन में झांक कर महावीर को देखा जरूर था। पता नहीं कहाँ से ले आए हैं आका साहब और हमारे बराबर बिठा रहे हैं। हमसे क्या मुकाबला। मेरे बाबा बिगटी कबीले के सरदार हैं। मनसा टेबल पर बैठे मनमनाई और मेरे बाबा सियासी रहनुमा है। हम ना अपने खानदान की तारीफ करने में पीछे न रहे। ज्यादा सर पर नहीं चढ़ाना इसको। ऐसी 2 टके की लड़कियां हवेली में आते ही उड़ने लगती हैं। मुन्नसा ने अपना मुंह हमना के कान के करीब करके राजदारी से सरगोशी की। सही कहा भाभी, इसे इसकी हदूद में रखेंगे। हमना फौरन राजी हुई। शामिर साहब की तशरीफ लाते ही मुन्नसा और हमना चुप हो गई। युषा और किहान भी अपनी नशिस्त पर बैठ चुके थे। आका साहब ने बारी बारी समरूश को युषा और किहान से मुतारिफ करवाया। सब मिलकर बैठे नाश्ते का आगाज करने लगे। उस बड़ी सी आरामदायक सीट पर बैठे टेबल पर सजे लवाजमात देखकर समरूश की आंखें बड़ी होगी। ऐसा शाही नाश्ता उसने कभी ख्वाब में भी नहीं देखा था। उसे समझ नहीं आया कि शुरुआत कहाँ से करे। बहादुर खान अपने मामूल के मुताबिक महावीर का नाश्ता ले आया था और तशवीर से हाथ मरोड़ते उसका इंतजार करने लगा। फिक्र इस बात की थी कि कहीं महावीर के आने तक नाश्ता ठंडा हो गया तो उसकी शामत आ जाएगी। उसकी तवक्कात के मुताबिक महावीर आज अपने मुकर्ररा वक्त से 10 मिनट लेट नीचे था। इतनी देर में बाकी सब आता नाश्ता कर चुके थे। महावीर बाबा, मैं ताज़ा नाश्ता बनाकर लाता हूँ। बहादुर खान डरते हुए पीछे होने लगा। समरूश बगौर उसके हरकतों से सकनार दिख रही थी कि बहादुर काका इतना डर क्यों रहे हैं। कौन सी क़यामत आ गई। ऐसा लजीज नाश्ता तो मैं ठंडा या गर्म किसी भी सूरत में खा लूं। दिल ही दिल में सोचते हुए उसने नजरें मेज पर दौड़ाते सेब का टुकड़ा मुंह में डाले। शानी उचकाए थे कि चटाक की गूंज से वो उछलकर सीधी हो गई। बहादुर खान गाल पर हाथ रख के जमीन बोस पड़ा था और महावीर अंगार बरसती आंखों से उसे घूर रहा था। ये मंजर समरूश के होश ठिकाने लगाने काफी था। वो बेदम से अपनी जगह से खड़ी होगी। सेब का टुकड़ा मुंह में ही रह गया। महावीर को ठंडा नाश्ता देने पर क्या क़यामत आ सकती है वो समझ गई थी। रात को उसे गिराना और अब बहादुर खान को मारना, एक एक करके महावीर की राज अफशा होने लगी। महावीर रिलैक्स। शामिर साहब ने उसके गिर्द बाजू हमाल करके बहादुर खान से दूर कर दिया और फिर भी पीछे ना हुआ और बहादुर खान को एक और थप्पड़ रसीद करने हाथ हवा में बुलंद किया। समरूश की आंखें बड़ी हो गई। उसके लिए ये यकीन करना दुश्वार था कि महावीर इतनी सी बात के लिए खुद से बड़ी उम्र के शख्स पर हाथ उठा सकते हैं। महावीर, ये मेरा हुक्म है। आपकी बार नवाब साहब की ऊंची आवाज हवेली की दीवारों से टकराकर वापस लौटी थी। आगा साहब को इतना कहना था कि महावीर का हाथ हवा में मौलक रह गया। बहादुर खान जान बची सोलाखों पाई के मुस्ताक पूरी कुव्वत लगाकर उठा और किचन की जानिब भागा। मुनज़्ज़र हमना हों करके अपने काम में जुट गई। उनके लिए रोज का तमाशा था। अम्मा बेगम और दोनों भाई आगा साहब के हमरा महावीर को काबू करने लगे। समरूश बेयकीनी से सारा मंजर देखती रही। नाश्ते के बाद बेध्यानी में चलते हुए कमरे में आई। उसके जहन से वो सब निकल नहीं रहा था। वो गुमसुम से बेड के किनारे बैठी थी कि शकूर से बुलाने आया। समरूश सर झुटक कर मनफी ख्यालात में करते उसके साथ चल पड़ी। दूसरी जानिब नवाब शामिर एहसानी बरामदे के सिरे पर रख के अपनी ऊंची कुर्सी पर शांत से बैठे थे। टीपू उस्ताद पहली मर्तबा हवेली में मधु होने की खुशी में चहकता हुआ खड़ा था। समरूश ने लाउंज के बाहर कदम रखा कि ठटक की। वही टीपू उस्ताद भी उसे वहां देखकर हैरान हुआ था। टीपू उस्ताद समरूश को हवेली में देखकर दंग रह गया। उसे पहचाना। शामिर साहब की रौबदार आवाज पर वो चौंक कर होश में आया। नवाब साहब कैसी बात करते हैं। वैसे मुझको मालूम होता उस रात की रानी पर आपकी नजर है तो मैं कोई दूसरी देख लेता। टीपू उस्ताद दोस्ताना मिजाज बनाते वजाहत देने लगा, ये मेरी बड़ी बहू है। शामिर साहब ने उसकी तंज का असर लिए बगैर कहा और फिर समरूश की सिमत रुख करके मुखातिब हुआ, क्या करना है, छोड़ दूं या मार दूं। उनकी नजरें समरूश पर थी और समरूश की टीपू उस्ताद पर। छोड़ दे नवाब साहब, आइंदा कभी उसकी तरफ नहीं देखूंगा। टीपू उस्ताद हाथ जोड़े मिन्नत पर उतर आया। अरबाज की तकलीफ, बाबा की बेहरमती, दुकान का तबाह होना, घर का गिरवी रखना, रोजगार के लिए बाबा का रोना और अम्मा का खाली चूल्हे को देखकर सिसकना, अपनी फोटोशॉप तस्वीर को देखकर उसका दिल जलना, समरूश की आंखों में सब कुछ फिल्म की मानंद घूम रहा था। छोड़ने की तो गुंजाइश ही नहीं। आगा साहब आप सोच लें, उसके ऊपर मौजूद गुंडों को जवाब दे सकते हैं या नहीं। समरूश ने माना और नवाब शामिर एहसानी को चैलेंज किया था। शामिर साहब ने आईब्रो उठाकर उसे देखा। उसकी सर्द आवाज ने टीपू उस्ताद के उसान खता कर दिया। रहम कीजिए नवाब साहब। वो गड़बड़ाकर भागने की कोशिश में पीछे मुड़ा, मगर वहां शामिर साहब का शेर पहले ही अपनी पोजीशन पर खड़ा था।
महावीर ने मुतबस्सम होते टीपू साथ को देखा और उसके बाजू में हाथ फंसा कर मरोड़ दिया। टीपू साथ की चीख बुलंद होगी, वो बल खाते घुटनों के बल इस तरह टिक गया कि महावीर की सिमत उसकी पीठ होगी और उसका वहशत ज़दा चेहरा शामिर साहब और समरूश के सामने हो गया। महावीर ने दूसरे हाथ से तलवार निकालकर एक झटके से टीपू साथ की गर्दन पर चला दी। जमरूश उछल कर एक कदम पीछे होगी, आंखें सख्ती से नीचे। उसने चीख रोकने के लिए मुंह पर हाथ रख लिया। उसकी धड़कन बेतरतीब होने लगी, सांस रुक जाने को थी और हवास बेगाने होने को। टीपू साथ को भी आब माही की तरह फर्श पर तड़पते देखकर उसका दिल मुँह को आ गया और मतलीस सी होने लगी। उस पूरे गिरोह के माबेन फकत जमरूश की ही हालत खैर हुई थी, जबकि बाकी सब तो उस खूनी खेल के आदी हो चुके थे। टीपू साथ का खात्मा करके शमीर साहब वेस्ट को दुरुस्त करते हुए थे। उनके गार्ड्स उस बेजान लाश को बाहर घसीटने लगे। महावीर तलवार साफ करके वापस म्यान में रख चुका था। शकूर, इसे मेरी स्टडी में लेकर आओ। जमरूश का सद रंग देखकर शमीर साहब उसकी कैफियत समझ के इसलिए शकूर को हिदायत दी, नए दुल्हन चलिए। शकूर उसके आगे हाथ झुलाकर उसकी हवास बहाल करने की कोशिश करने लगा। जमरूश ने पीछे मुड़े बगैर सर इस बात में हिलाया और डगमगाते कदमों से बढ़ गई। स्टडी रूम में शमीर साहब और जमरूश आमने सामने बैठे थे। तुम ठीक हो? शमीर साहब ने सीट की पुश्त टेक लगाए, टांग पर टांग रखे पैर हिलाते पूछा। अस्पताल में जख्मी तो बहुत देखे थे, दर्द से कराते मरीजों की आवाजें भी सुनी थी, मगर किसी को यूं मरते नहीं देखा था। खैर, अब मैं ठीक हूँ। जमरूश ने लंबा सांस खारिज करके खुद को कंपोज किया, अलबत्ता आंखों में वहशत और हाथों में कपकपी बरकरार थी। मैंने अपनी शर्तें पूरी कर दी, अब तुम्हारी बारी है। नवाब साहब ने तासुब से जवाब देते सामने मेज पर रखी फाइल उसकी जानिब खिसकाई। जमरूश ने फाइल उठाई और उसमें रखे कागजात देखने लगी। अच्छे से पढ़कर माहिदा दस्तखत करना, क्योंकि एक मर्तबा इस पर तुम्हारे साइन होंगे, फिर कोई भी पॉइंट चेंज नहीं होगा। शामिर साहब ग्लासेस और बटपा उठाकर चल पड़े। जमरूश सर को जंबिश देते फाइल लिए कमरे में आ गई। 1 साल 5वीं लाइन में मुद्दत पढ़कर वो एक पल को रुकी। नजरों में कल से हुए अब तक के सारे वाकयात लहराने लगी। जमरूश ने महावीर को एक साइड पर करके मुस्बत पहलू सोचना शुरू किए। इतनी बड़ी हवेली है, इतना ठंडा कमरा, एक कमरा तो मेरे पूरे घर के अहाते जितना है। जिंदगी की हर आसाइश मिल रही है। हर नौ इकसाम के खुर्द नोश की अशिया है, नौकर चाकर हैं, बड़ी बहू बनकर रह से रहूंगी। 1 साल तो देखते ही गुजर जाएगा। कमरे में दाएं से बाएं होती वो ये सब बातें सोच रही थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। जमरूश चौंक कर ख्यालों से बाहर निकली। नई दुल्हन, अम्मा बेगम ने आपके लिए कपड़े और जेवरात भिजवाए हैं, कहाँ रखूं? मुलाजमा ने उसे मुतवज्जा करते बताया। जमरूश सोने और डायमंड की ज्वेलरी और नए महंगे डिजाइनर कपड़े देखकर मजीद चहक उठी और तेजी से वार्डरोब की जानिब गई और सारे पट खोलकर अपने कपड़ों के लिए मुनासिब जगह ढूंढने लगी। आखिर छोटे खाने में महावीर की कुछ शर्ट्स और पजामे ही पड़े थे, उन्हें एक साइड पर करके वो खुश दिली से मुड़ी। यहाँ रख दो, हवेली की बड़ी बहू जैसे उसने मुलाजमा को हिदायत दी। मुलाजमा सर को खम देकर आगे आई और तरतीब से कपड़े और जेवरात अलमारी में रखे। मुलाजमीन के जाने के बाद वो फिर से फाइल को लपकी और आगे के नकात पड़े बगैर साइन कर दिए। एक सुकून का सांस लेकर उसने फाइल देने स्टडी का रुख किया। नई दुल्हन, बड़ी बहू, मालकिन, इतनी इज्जत हजम कैसे होगी जमरूश? अपने आप से मुखातिब चहकते हुए बाहर आए। उसके जाते महावीर कमरे में आया और नहाने चला गया। घुड़सवारी करके वो काफी थक चुका था। नहाकर बाद गाउन पहने वो गीले बाल झटकते वार्डरोब खोलकर ड्रेस निकालने लगा कि ठटक गया। आईब्रो तन के और चेहरे पर सख्ती धर आई। यहाँ उसके शर्ट्स पड़े थे जो अब नहीं थे और उस जगह जनाना कपड़े और जेवरात पड़े मिले। तैश में आते एक एक करके वो जमरूश के नए कपड़े उठा कर फर्श पर फेंकने लगा। शामिर साहब अपने ऑफिस के लिए निकल चुके थे, इसलिए जमरूश फाइल टेबल पर रखकर वापस कमरे में आई कि हवास बागता होगी। ये क्या करें आप? उसने करीब जाकर महावीर को रोकना चाहा। महावीर रुक जाए। फर्श पर बिखरे अपने नए कपड़े और ज्वेलरी देखकर जमरूश परेशान होगी। वह हिम्मत करके आके और महावीर के बाजू पर हाथ रखा। अपने बाजू पर गैर इरादी लम्स महसूस करके महावीर ने उसकी जानिब देखा और एक झटके से मुड़ते उसका गला दबोच कर दीवार से लगा गया। जमरूश के ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की नीचे रहेगी। वहशत से आंखें बाहर निकल आई। दिमाग ने बर्क रफ्तारी के काम शुरू किया तो झपट कर महावीर के हाथ पकड़ लिए, मगर उस हट्टे कट्टे तवाना मर्द के आगे नाजुक सी लड़की की क्या हैसियत थी। उसकी कोई मसम्मत काम नहीं। महावीर क्यों ही उसके गले को दबाए उसे घूर रहा था। उससे अपने कामों में किसी और की मुदाखलत जरा बराबर बर्दाश्त न थी। जमरूश को अपना दम घुटता हुआ महसूस हुआ। खुद की हिम्मत हारने लगी तो गले पर जोर देकर चिल्लाने लगी।
बचाओ अम्मा बेगम, छोड़ो मुझे महाबीर। जमरुश खांसते हुए चिल्लाने लगी। बहादुर काका। कमरे में आते हुए वो रेलिंग के पास पड़े सिंगल सोफे पर बहादुर खान को बैठे देख चुकी थी, इसलिए अजीब सदा उन्हें लग गई। बहादुर खान ने दबी दबी सी आवाज सुनी तो कमरे की जानिब दौड़ा और अंदर का मंजर देखकर बौखला गया। करीब आकर उसने समरुश को महाबीर के शिकंजे से छुड़ाना चाहा तो महाबीर ने उसे जोरदार मुक्का दे मारा। बहादुर खान बल खाकर चीख मारते गिर पड़ा। आज का दिन ही खराब है मेरे लिए। बहादुर खान ने जबड़ा थामे सोचा था। अम्मा बेगम ने महाबीर के कमरे से पहले जमरुश और फिर बहादुर खान की चीख सुनी तो हड़बड़ाकर ऊपर आए। ऐसे औकात पर अमूमन शामिर साहब या फिर तुषार के हान मामला संभालते थे, मगर आज वो तीनों एक ही वक्त पर बाहर गए थे तो अम्मा बेगम तेजी से आगे गईं और महाबीर के हाथों से जमरुश का गला आजाद कराने लगी। उसकी आंखें बंद होने लगी, उसे सांस रुक रुक कर आ रही थी, उसका जिस्म ढीला पड़ने लगा। महाबीर छोड़ दो उसे। क्या कर रहे हो? अगर साहब लाए हैं ना उसे कुछ हो गया तो वो तुमसे बहुत नाराज हो जाएंगे। चलो शाबाश, छोड़ दो, मर जाएगी वो। एक ही सांस में समझाने की कोशिश करते बिलाखिर अम्मा बेगम महाबीर को दूर करने में कामयाब होगी। जमरुश बेदम सी वहीं गिर पड़ी। अम्मा बेगम महाबीर को थामे अपने साथ ले गई। मुनज़्ज़ा और हमना तपे हुए अंदाज में कमरे के अंदर आई और उसे बाजुओं से पकड़